22 मार्च 1959 ये वो दिन था जब एक 20 साल का लड़का अपने बाकी के दोस्तों के साथ एक केव को एक्सप्लोर करने के लिए जाता है। केव के अंदर की नेचुरल ब्यूटी को देखने और कुछ क्रीपी मिस्ट्रीज को सुलझाने। दरअसल ये जैसे ही उस केव के एक पार्ट में पहुंच गए तो उन्होंने एक अनएक्सप्लोर्ड शाफ्ट को देखा जो कि जमीन के अंदर तक गई हुई थी और नील को बहुत ही ज्यादा बेताबी थी उस अनएक्सप्लोर्ड जगह को एक्सप्लोर करने की। तो वो बिना कुछ सोचे समझे बस उस शाफ्ट में कूद गया। शुरू में तो उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो जैसे जैसे इस शाफ्ट के अंदर जाता जा रहा था वैसे वैसे चीजें खराब होने लग गई। एक पॉइंट ऐसा आया जहां वो इस शाफ्ट में बुरी तरीके से फंस गया था और ऊपर खड़े उसके बाकी के दोस्त उसको बाहर निकालने की कोशिश करने लग गए थे, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी है नील मॉस की और आप देख रहे हैं स्पीडी विजन। ऑस्कर हैकेड नील मॉस, जिसको अक्सर नील के नाम से पुकारा जाता है, जिसका जन्म 28 जुलाई 1938 में इंग्लैंड में हुआ था। हालांकि इसकी और इसके परिवार की डिटेल बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, लेकिन हम इसके बारे में एक चीज जरूर से जानते हैं और वो ये है कि नील को हमेशा से एडवेंचर करना और नई जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत ही ज्यादा पसंद था, या यूं कह लो इसके लिए नई जगहों पर जाना उसका एक पैशन था और यही पैशन उसको अलग अलग केव्स में जाने के लिए प्रेरित करता था। देखते ही देखते वो एक डेडिकेटेड केवर बन गया था। केवर होने के साथ साथ वो एक होशियार स्टूडेंट भी था जो कि ऑक्सफोर्ड की बेलियल कॉलेज में फिलोसॉफी पढ़ता था। उसकी नई चीजों को जानने की रुचि हमेशा उसके प्रोफेसर्स को भी खुश करती थी। अब नील को केव्स में पहले ही रुचि थी, इसीलिए उसने ब्रिटिश स्पीलियोलॉजिकल एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया। स्पीलियोलॉजी का मतलब होता है अलग अलग केव्स को स्टडी करना या फिर उनको एक्सप्लोर करना। इसी ग्रुप का हिस्सा होने के कारण नील को एक दिन पता चलता है कि एक केव में स्टेलगमाइट नाम का चैम्बर बस 2 हफ्ते पहले ही डिस्कवर्ड हुआ है, जिसका एक हिस्सा अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, यानी अभी भी उस हिस्से को किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है। और फिर क्या, इस तरह की बात को सुनकर नील चार्ज अप हो गया उस अनएक्सप्लोर्ड साइट को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन ये अकेला नहीं था जो चार्ज अप हुआ था, बल्कि इसके साथ साथ 7 और ग्रुप के मेंबर्स ने वहां जाने का प्लान बनाया था। इसके चलते 22 मार्च 1959 को ये सभी 8 जने इंग्लैंड की डर्बी शायर पर बनी पीक कैवर्नर केव में जाते हैं, जहां वो स्टेलगमाइट नाम का चैम्बर डिस्कवर्ड हुआ था। ये केव अपने अलग अलग पैसेज नेटवर्क्स के लिए जानी जाती है और यही वो वजह है जिसके चलते ये बड़े बड़े साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। लेकिन कई बार इस केव को एक्सप्लोर करने आए लोग इसके डीप और बड़े चैम्बर्स में अपनी जान गवा देते हैं। इस बात को अच्छी तरीके से जानते हुए भी चार्ज अप हुए 8 लोग एक्साइटमेंट में इस केव के अंदर जाते जा रहे थे। जैसे ही वो स्टेलगमाइट चैम्बर में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि इस चैम्बर के एंट्रेंस में थोड़ा सा पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से वो एक मडी एरिया बन गया था। जब वो लड़के इस चैम्बर में आगे बढ़े तो उन्होंने कोन शेप के पत्थरों को जमीन पर देखा, जो कि देखने में काफी सुंदर लग रहे थे। दरअसल ये कोन शेप के पत्थर तब बनते हैं जब केव की सीलिंग से पानी टपकता है, जिसमें कई सारे मिनरल प्रेजेंट होते हैं जो कि कई सालों तक केव के फ्लोर पर जमा होते रहते हैं और यही फॉर्मेशन स्टेलगमाइट कहलाती है और इसी के चलते उस चैम्बर का नाम रखा गया था। लेकिन उन 8 चार्ज अप हुए केवर्स को इसमें कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उनको उस अनएक्सप्लोर्ड जगह को देखने की बेताबी थी। जैसे ही वो उस जगह पर पहुंच गए तो उनमें ये डिसाइड होने लग गया कि इस अनएक्सप्लोर्ड जगह में कौन जाएगा। ये अनएक्सप्लोर्ड जगह एक शाफ्ट थी जो कि सतह से लगभग 1000 फीट नीचे तक गई हुई थी, लेकिन इस शाफ्ट की एंट्रेंस इतनी पतली और छोटी थी कि उन 8 जनों में से केवल नील ही था जो कि इस शाफ्ट में फिट आ सकता था और उन सब जनों में से नील को ही इस शाफ्ट को एक्सप्लोर करने की सबसे ज्यादा उत्सुकता थी। इसीलिए इन सभी जनों ने ये डिसाइड किया कि नील ही इस शाफ्ट में जाएगा और उसको अंदर से देख के वापस आ जाएगा। लेकिन उस समय उनको ये बात कौन समझाता कि नील इसमें चला तो जाएगा, लेकिन इसमें से कभी वापस आ भी पाएगा या फिर नहीं।
लेकिन फिर भी उन्होंने इस शाफ्ट में एक सीढ़ी को फेंक दिया ताकि इन केस अगर नील वापस ऊपर नहीं आ पाए तो वो इस सीढ़ी के सहारे आसानी से ऊपर आ सकता है। जिसके बाद 3:30 पर नील उस शाफ्ट में नीचे उतरता है। वैसे आपको बताते चले कि नील की हाइट करीब 6 फुट के आसपास की थी। जब वो शुरू में इस शाफ्ट की एंट्रेंस पर कदम रखता है तो उसको पता चलता है कि इस शाफ्ट का पैसेज काफी स्मूथ है और फिसलन भरा भी है, लेकिन फिर भी वो नीचे बढ़ता गया। जैसे जैसे वो नीचे जाता जा रहा था वैसे वैसे वो शाफ्ट पतली और ठोस होती जा रही थी। एक समय के बाद ये शाफ्ट इतनी पतली हो गई थी कि नील को भी वहां से आगे जाने में काफी तकलीफ होने लग गई। नील बार बार इधर से उधर ट्विस्ट और टर्न्स ले रहा था ताकि वो इस शाफ्ट में और अंदर तक जा पाए। नील को एक समय के बाद अपने हेलमेट और इक्विपमेंट तक खोलने पड़ गए थे इस शाफ्ट में फिट होने के लिए। अगर इस शाफ्ट के लेआउट की बात करें तो जहां से नील एंटर हुआ था वहां से शाफ्ट करीब 12 फुट लंबी थी, जहां से नील आगे बढ़ चुका था और 12 फुट आगे जाने के बाद अब नील को एक हार्ड टर्न लेना था जो कि एग्जैक्ट 12 फुट के बाद आया था और वो टर्न भी करीब 10 फुट लंबा था, जिसके चलते नील को अपनी लोअर बॉडी को पूरी तरीके से बैंड करके नीचे आना पड़ा और उस 10 फीट के टर्न के बाद वापस से एक 18 फीट का एक और टर्न था, जिसके बाद ये शाफ्ट स्ट्रेट हो गई। नील ने वो टर्न भी पार कर लिया और वो वहां से आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो और नीचे जाने लगा तो उसने वहां पर देखा कि एक बहुत बड़ा पत्थर उसके आगे जाने के रास्ते को ब्लॉक कर रहा था। इसीलिए उसने अपने पैरों की मदद से उस चट्टान के टुकड़े को मारना शुरू कर दिया ताकि वो उसको वहां से हटा पाए। लेकिन ये गलती उसकी मौत का कारण बनने वाली थी। जैसे ही उसने उस चट्टान के टुकड़े को मारा तो उसकी वजह से वो चट्टान का टुकड़ा और ज्यादा धंस गया और अपने साथ साथ उसने उस सीढ़ी को भी जाम कर दिया जो कि नील के बैकअप के लिए डाली गई थी। लेकिन काफी देर उसको हटाने की कोशिश करने के बाद नील ने हार मान ली और उसने बाहर आने के लिए ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह पर इतनी बुरी तरीके से फंस गया था कि वो 1 इंच भी यहाँ से वहाँ मूव नहीं हो पा रहा था। यहाँ तक कि वहाँ इतनी भी जगह नहीं थी कि वो अपने पैरों को भी उठा पाए सीढ़ी को चढ़ने के लिए। नील को पता लग चुका था कि वो एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस चुका है, तो उसने जोर जोर से अपने बाकी के साथियों को आवाज लगाना शुरू कर दिया। नील इस शाफ्ट के पैसेज में केवल 18 इंच चौड़ी जगह पर फंस चुका था। वो अपने बाकी के साथियों को कहने लग गया कि मैं फंस चुका हूँ और मैं 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा हूँ। जैसे ही इस बात को उसके बाकी के साथियों ने सुना तो वो भी घबरा गए और उन्होंने तुरंत उस रस्सी को जोर से खींचना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस रस्सी को जोर से खींचा तो रस्सी बीच में से टूट गई थी, क्योंकि उस रस्सी को दूसरी तरफ से पत्थर ने जकड़ के रखा हुआ था। उन्होंने टूटी रस्सी को भी दोबारा से खींचा, लेकिन वो दोबारा से टूट गई। उन्होंने नील को थोड़ा सा ऊपर आने को बोला, लेकिन नील इतनी बुरी तरीके से उस शाफ्ट में फंस चुका था कि वो अपने हाथों को भी इधर से उधर मूव नहीं कर पा रहा था। समय बीतता गया और उन सभी जनों में डर का माहौल बढ़ता गया। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, नील के आसपास की जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही थी, जो कि वो खुद रेस्पिरेशन प्रोसेस से वहां पर रिलीज कर रहा था, यानी उसकी खुद की सांसें ही उसके लिए खतरा बढ़ा रही थी। नील धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस को खो रहा था और इतनी टाइट जगह होने के कारण उसको चक्कर भी आने लग रहे थे। इसके बाद नील के साथियों ने कुछ दूसरी सीढ़ियों को भी नीचे फेंका, लेकिन उनमें से कई सारी सीढ़ियां नील तक पहुंच ही नहीं पाई और जो पहुंच भी गई वो हर बार बीच में से टूट जा रही थी, क्योंकि इस शाफ्ट का लेआउट ही कुछ ऐसा था। जब उनको लगा कि ये सिचुएशन उनके हाथों से बाहर हो गई है तो उनको बाहर से मदद बुलवाना ही बेहतर लगा। उन्होंने बाहर से मदद बुलवाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वहाँ पर 200 से भी ज्यादा केवर्स आ गए थे और बहुत सारे रेस्क्यू वर्कर्स भी। इनमें से कई सारे विलेजर्स थे जो कि आसपास के गांवों से आए थे। जब उन्होंने भी नील को बाहर निकालने की कोशिश की तो उनसे भी नील बाहर नहीं आ पाया। तो वहाँ पर RAF नेशनल कोल बोर्ड
और तो और रॉयल नेवी को भी आना पड़ गया। इसके बाद वहाँ कई सारे प्राइवेट केविंग ग्रुप्स भी पहुँच गए थे नील को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए। अगर एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो उस समय 1000 से भी ज्यादा रेस्क्यूअर्स वहाँ पर पहुँच गए थे नील को रेस्क्यू करने के लिए। उस समय यूके में पहले कभी भी इतना बड़ा रेस्क्यू मिशन कभी नहीं देखा गया था। इन सभी लोगों ने करीब 35 घंटों तक हर तरह के प्रयत्न किए नील को उस शाफ्ट से बाहर निकालने के लिए। ना जाने कैसी कैसी तरकीबें भी लगाई, लेकिन वो सारी तरकीबें नाकामयाब रही। इन 35 घंटों में उन रेस्क्यूअर्स ने ना जाने क्या क्या सहा। जैसे उन रेस्क्यूअर्स में से कई सारे रेस्क्यूअर्स जब उस शाफ्ट में उतर रहे थे तो वहाँ पर ऑक्सीजन इतनी कम थी कि उन्होंने भी अपनी कॉन्शियसनेस खो दी थी, जिसकी वजह से उन रेस्क्यूअर्स को भी रेस्क्यू करना पड़ गया। ये रेस्क्यूअर्स कई घंटों तक नील के पास पहुंच ही नहीं पाए, लेकिन उनमें से एक रेस्क्यूअर जिसका नाम था रॉन पीटर, वो कैसे भी करके नील के पास पहुंच गया था और उसने वहां पर पहुंचते ही नील को एक रस्सी से टाइट बांध दिया। लेकिन ये चीज नील के लिए सिचुएशन को और खराब करने लग गई, क्योंकि आप देखिए नील को पहले ही उस पतली शाफ्ट में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और ऊपर से पीटर ने जब उस रस्सी को बांध दिया तो नील और भी ज्यादा फड़फड़ाने लग गया सांसों को लेने के लिए, जिसके चलते पीटर को तुरंत उसको वापस खोलना पड़ गया और पीटर वापस सरफेस पर आ गया। नील जब पत्थर को हटा रहा था तो वो उसके चलते इतनी बुरी तरीके से इस शाफ्ट के पैसेज में फंस गया था कि वो अपने फेस को भी नहीं हिला पा रहा था। आधी रात के करीब रेस्क्यूअर्स के द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर्स लाए गए और उस शाफ्ट में रिलीज किए गए ताकि वहां पर थोड़ी सी ऑक्सीजन की प्रेजेंस रह सके। दिन भर रेस्क्यू का अटेम्प्ट करने के बाद ये डिमांड करी गई कि किसी पतले रेस्क्यूअर को बुलाया जाए जो कि नील के पास पहुंच पाए और उसको अपने साथ ऊपर खींच पाए। जिसके बाद अगले दिन 18 साल की जून बेली को साइड पर बुलाया गया, जिन्होंने ये तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़े तो नील के शोल्डर को तोड़ दिया जाए ताकि वो आराम से ऊपर लाया जा सके, क्योंकि ऐसा करने से उसके शोल्डर और उसकी बॉडी रिलैक्स हो पाएगी और वो आराम से ऊपर आ पाएगा। लेकिन ऐसा हो पाता तब ना, क्योंकि कोई सा भी रेस्क्यूअर इतना फ्रीली हैंड होके नील के पास पहुंच ही नहीं पाया कि वो इस काम को अंजाम दे पाए। 24 घंटों के बाद भी नील ऊपर नहीं आ पाया, लेकिन अभी भी रेस्क्यूअर बार बार ऑक्सीजन सिलेंडर्स को साइड पर लेकर आ रहे थे और उनको शाफ्ट में रिलीज कर रहे थे, क्योंकि लगातार वहां ऑक्सीजन गिर रही थी। लेकिन इसी बीच एक और मुसीबत ने दस्तक दी, बारिश ने। जी हाँ, अभी तक एक मुसीबत कम नहीं हुई थी कि तभी बारिश आना शुरू हो गई, जिसके चलते उन रेस्क्यूअर्स को ना चाहते हुए भी रेस्क्यू मिशन रोकना पड़ गया। अगले दिन यानी 24 मार्च के दिन जब बारिश रुक गई तो एक RAF का डॉक्टर जिसका नाम था जॉन कार्टर जब नील को मॉनिटरिंग करने गया तो उन्होंने पाया कि नील वहां पर फंसे फंसे मर चुका था। डॉक्टर ने उसकी मौत की वजह कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग को बताई। इसके बाद जब रेस्क्यूअर नील की बॉडी को वहां से लेने के लिए जा रहे थे तो वहां पर मौजूद नील के पिता ने एक दर्दनाक डिसीजन लिया और वो ये था कि नील की बॉडी को वहां पर ही छोड़ दिया जाए। उनका मानना ये था कि अब और किसी की भी जान उसको लाते समय नहीं जानी चाहिए। नील जो कि वहां पर फंसे फंसे मौत को गले लगा चुका था, उसकी बॉडी को वहां पर ही छोड़ दिया गया। इस घटना के बाद उस चैम्बर का नाम बदल करके नील मॉस के नाम पर रख दिया गया, मॉस चैम्बर, उसी की याद में। और आज भी उसकी बॉडी उसी शाफ्ट में फंसी हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारी इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है जहाँ पर हमने एक सर्वाइवल स्टोरी के बारे में बात की है कि कैसे 6 लड़कों का एक ग्रुप एक खतरनाक आइलैंड पर 15 महीनों तक फंस गया था और वहाँ से जिंदा बचकर लौट आया था। उन्होंने इस काम को कैसे अंजाम दिया और उन्होंने 15 महीनों तक वहाँ पर कैसे सरवाइव किया, ये जानने के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए सी यू सून।